ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये बता देती हूँ आपको यहाँ पे कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंटायर सिलेबस आउट देयर। वैसे अगर आप टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, लाइक एसीसी टेक्स्ट की F6 की, तो इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अब अगर हम टॉपिक वाइज इसको कन्वर्ज कर लें, समराइज कर लें, तो दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प। सो फॉर दैट आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड माय हैंडआउट्स फॉर एवरी ऑफ द टॉपिक। मैं अभी ओरिएंटेशन में दिखा भी दूंगी कि हैंडआउट्स में होता क्या है और उसके बाद चीजें कैसे फॉलो हो रही होती हैं। सो let me open up the notebook and we'll be noting down the things over there as well. ओके, हमारे पास जो टैक्स के सिलेबस है, तो ये जो हम टैक्स पढ़ रहे होते हैं ये हम पढ़ते हैं यूके का टैक्स, द वेरिएंट विच वी फॉलो फॉर यूनाइटेड किंगडम। एंड ओवर देयर वी आर हैविंग HMRC एज द टैक्सेशन अथॉरिटी। जैसे पाकिस्तान में वी हैव AVR, लाइक दैट इन यूके वी आर हैविंग द HMRC। तो HMRC ने जितने भी रूल्स बनाए हुए हैं उसके लिए फाइनेंस एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, सो इन दैट फाइनेंस एक्ट वी हैव द रूल्स, सारी लेजिस्लेशन है, किस चीज के ऊपर क्या रेट्स लगते हैं, कितने परसेंट पे लगते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें फाइनेंस एक्ट में, जो कि हर साल रिवाइज होता है। ऑल दोज स्टूडेंट्स who are going to appear from June 2025 till March 2026. June 25 till March 26 will be examined under Finance Act 2024. तो 2024 के फाइनेंस एक्ट पे देर आर मेनी ऑफ माई लेक्चर्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन दैट। तो पहले इसको स्टडी करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस एक्ट में ही आपके सारे टॉपिक्स टैक्स के कवर हो रहे होते हैं। तो टैक्स का पूरा जो सिलेबस है, पूरा कंटेंट है, उसको समझने के लिए आपको डायनेमिक्स पता होने चाहिए पहले। तो पहली चीज, सबसे पहले इन ओरिएंटेशन आई ऑलवेज सेज दिस थिंग कि पहले आप उसका सिलेबस देखें एंड दी स्टडी गाइड। ये ACCA ने खुद अवेलेबल की हुई है। तो सबसे पहले तो इसका इसका वॉक थ्रू होता है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। देन कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग, मैं अभी खैर ओरिएंटेशन में 30 मिनट्स में इस चीज को बता भी दूंगी। देन फ्रॉम द टीचर साइड आपको क्या चीज मिलेगी, यू आर गोना गेट दी हैंडआउट्स। अब मैं एक हैंडआउट यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ। लेट्स से आई एम हैविंग फॉर प्रॉपर्टी इनकम। सो ओवर हियर आपके पास सारे के सारे माइंड मैप्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स की डिस्कशन है इसके अंदर, समराइज्ड वे में, नॉट इट्स नॉट अ डिटेल्ड लाइक अ बुक। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेजर बातें, जो भी चंक बातें होती हैं वो लिखी हुई है और उसके बाद क्वेश्चंस अटैच्ड हैं। तो इसी के अंदर जब क्लासेस हो रही होती है नॉर्मल, तो वी आर हैविंग लाइक द सॉल्यूशंस ऑफ इट ओवर हियर। और उसके बाद जिसको अपने एक्सेल में करना है वो एक्सेल में कर सकता है। ये वाला टॉपिक वैसे भी एक उस पे बेस्ड है, MCQs टाइप बेस्ड है। मैं अभी एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर लूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टेलिंग रिगार्डिंग कि आपको अगर सब्जेक्ट की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और उसकी एप्लीकेशंस को समझना है, तो फॉर दैट आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो हैंडआउट से आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की पॉसिबल है। ठीक है, और होती भी। और मेरे जितने भी पास्ट में स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो उनका फीडबैक यही है कि दीज हैंडआउट्स हेल्प देम फॉर देयर एग्जाम प्रिपरेशन। आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये बुक्स को रिप्लेस कर रहा है या किट को रिप्लेस कर रहा है, नहीं, लेकिन ये साथ में आपके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प है। ठीक है, देन द थर्ड थिंग विच वी आर हैविंग इज द पास्ट पेपर सेशन। पास्ट पेपर सेशन में होता क्या है कि 5 years के पास्ट पेपर CB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करवाए जाते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट जब पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाता है या एक टॉपिक कवर हो जाता है, तो उसके उसके बाद आई मूव टूवर्ड्स दी पास्ट पेपर सेशन आउट देयर। तो वहां पे वीक में 3 घंटे या मतलब 6 घंटे रख के लगातार हम फिर पास्ट पेपर्स पूरे के पूरे कर रहे होते हैं और मैं फीडबैक भी दे रही होती हूँ, चेक कर। ठीक है, ये चीजें तो आपको यहाँ पे KNS की तरफ से, लाइक मेरी तरफ से, मिल जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दी पेपर पैटर्न फॉर टैक्स। ठीक है, हमें पता है स्किल्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने स्किल्स के एग्जाम पहले अटेम्प्ट किए हुए तो उनको ये बात पता होगी, जिन्होंने नहीं किया हुआ तो उनके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम है। सो फॉर पेपर पैटर्न आउट देयर यू आर हैविंग सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A आपके पास MCQs बेस्ड है, और मैं यहाँ पे बता देती हूँ MCQs कहीं से भी आ जाते हैं।
इस पे कोई एग्जामिनर ने ये नहीं कहा हुआ कि एमसीक्यू सिर्फ इतने इतने से टॉपिक से आएंगे, वो कहीं से भी आ जाते हैं। एमटीक्यूज वी आर हैविंग, और ये देखा गया है कि 3 एमटीक्यूज आते हैं, ठीक है। सो वन इज लाइक फ्रॉम वैट, ये टॉपिक है। अदर वन इज फ्रॉम सीजीपी एंड थर्ड इज फ्रॉम आईएसटी। वैल्यू एडेड टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है। इसके ऊपर आप 10 मार्क्स का बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लीस्ट, ये कंफर्म है। उसके बाद सेक्शन सी पर आ जाते हैं विद द सीआरक्यूज। तो वी आर हैविंग 3 सीआरक्यूज। एक कहीं से भी आ जाता है 10 मार्क्स का, इसके अंदर वो आपसे मार्जिनल वर्किंग करवाता है, और इसका टॉपिक कोई गेस नहीं कर सकता, वो कहीं से भी आपको 10 मार्क्स पे एग्जामिन कर लेगा। ओके, सेकंड, उसके बाद वी आर हैविंग फॉर 15 मार्कर इनकम टैक्स, और उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि कंपनीज के जो टैक्स होते हैं। तो ये इस तरह से टैक्स का पूरा सिलेबस एग्जामिनर एग्जामिन करता है, ठीक है। बहुत सारी एरियाज ऐसे भी होते हैं जो डेफिनेटली वो 100 मार्क्स में कवर अप नहीं कर पाता, बट अगेन देयर इज नो स्पॉटिंग इन दी एसीसी टैक्सेशन स्किल्स लेवल पे, आप ये कर नहीं सकते, ठीक है। तो फॉर दैट हमने प्रायोरिटी पे रख के टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। इफ आई टेल यू, अच्छा मैं आपको, आई डू हैव माई प्लानर एज वेल विच आई बी शेयरिंग फॉर द स्टूडेंट्स लाइक वंस आफ्टर द क्लासेस विल बिगिन। तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कितने आवर्स आपने हर टॉपिक को देने हो। तो उसमें सारे टॉपिक्स लिस्टेड है, जैसे सिलेबस में हमारे पास लिस्टेड है, मैंने ऑब्वियस सी बात है उधर से ही टॉपिक्स लेके वो किए में। तो फ्रॉम देन एंड देयर आप ये, दिस इज लाइक योर सिलेबस आउट देयर। तो आपको यहीं से वो सारी की सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। अब ये जून 2025 लाइक इट्स ऑल देयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें कवर अप है, तो वो सारी फाइनेंस एक्ट 2024 की ही है, लाइक वो वहीं से उसको कवर अप करवा रहा है, एग्जामिन कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आती हूँ टॉपिक वाइज हर चीज की तरफ, तो यू नो दैट वेरी वेल दैट योर एग्जाम इज गोइंग टू बी लाइक सीबी बेस्ड, ठीक है। तो आपकी एक्सेल, आपका वर्ड, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं क्लासेस में सारे क्वेश्चंस खुद एक्सेल और वर्ड पे ही करवा रही हूँ, लाइक आई डू द क्वेश्चंस ऑन एक्सेल माई सेल्फ। तो वो सब चीजें भी आपको मिलेंगी। सो फॉर दैट आप ये देख सकते हैं कि ये एरियाज हैं और ये कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा, एक बात होती है यहाँ पे कि ये सिलेबस के एरियाज है, बट उसने लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट व्हेन यू आर स्टडिंग टैक्स, अच्छा एसीसीए के ना हर एग्जाम को पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है। और वो तरीका क्या है कि आपको ना अपना रोल पता होना चाहिए कि आपने कौन सा कैरेक्टर प्ले करना है, ठीक है। सो फॉर दैट आप क्या करेंगे कि नंबर वन थिंग, आप जब भी टैक्स का एग्जाम पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट, इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको कभी भी डेफिनेशंस नहीं पूछता इसके अंदर। वो ये नहीं पूछेगा आपसे व्हाट इज टैक्स, ठीक है, या एचएमआरसी क्या है, या ये रूल है तो उसकी परसेंटेज बता दे। वो इतने ऑब्वियस और इस किस्म के लिटरल क्वेश्चंस नहीं करता। वो आपसे क्वेश्चंस किस तरह करवाता है, आप पास्ट पेपर्स खोल के, खैर मैं वॉक थ्रू उसके भी सेशंस करवाऊंगी बाद में। तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो आपसे कहता है कि भाई दिस इज एन इशू, नाउ टेल मी हाउ मच टैक्स इज सेव्ड। तो आपने एक्चुअली टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है। तो ये कौन कैलकुलेट करता है? ये टैक्स पर्सन ही कैलकुलेट करता है। टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, टैक्स मैनेजर्स होते हैं, तो वो ये सारी की सारी चीजें करते हैं। तो आपने अपना रोल क्या रखना है फिर टैक्स का एग्जाम देते हुए या पढ़ते हुए? आपने इसको रखना है टैक्स मैनेजर। और आपको वो जितने भी क्वेश्चंस देगा ना, वो सब पे लिख के देगा यू आर द टैक्स मैनेजर, यू आर द टैक्स कंसल्टेंट, यू आर अ टैक्स सीनियर। तो वो ये सारी की सारी चीजें आपको करके दे रहा होगा। तो इसलिए उसने आपसे पहले यहाँ पे लिख दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स का सिस्टम चलता कैसे, और उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस ऑफ द टैक्स पेयर्स है वो आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। लाइक यू शुड बी एबल टू नो रिगार्डिंग द ऑब्लिगेशंस। देन यू हैव टू एक्सप्लेन एंड कंप्यूट योर लाइबिलिटीज। तो ये भी आपको चीज आनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू विल गो डिटेल्ड इनटू द टॉपिक्स, तो वहां पे सारी की सारी चीजें होंगी। आफ्टर दैट सीजीटी, आईएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, लाइक आई टोल्ड यू, दीज आर ऑल द एरिया ऑफ द सिलेबस जो मैंने पेपर पैटर्न पे यहाँ पे सारी की सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है। Till here, if anyone is having any question, let me know. Then we'll move forward for this relational diagram. All right. So moving forward for this diagram, अब ये डायग्राम में ये एग्जामिनर ने खुद बताया हुआ है कि सारे के सारे टॉपिक्स आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो ये फ्लो है कि सेक्शन ए पहले पढ़ा, उसके बाद बी कनेक्टेड है उसके साथ, और ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं सेक्शन एफ से। तो वैट इज एक्चुअली दैट टॉपिक जिसका वेटेज सबसे ज्यादा नहीं है एग्जाम में, लेकिन वो कर सकता है, वो क्वेश्चंस
सबके साथ, मतलब वैट इस सबके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो वेटेज ज्यादा इसलिए भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वैट उसमें इनकॉर्पोरेट होके आ सकता है, अलग से नहीं आएगा। तो इसलिए इट्स नॉट कनेक्टेड विद आईएसटी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए पहले सेक्शन ये पढ़ना चाहिए, नहीं, ये बेसिक है, बस टैक्स का सिस्टम पता हो, उसमें डेट्स हैं, पेनल्टीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्निंग बॉडीज हैं, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारे के सारे टॉपिक्स को स्टैंड अलोन भी पढ़ सकते हैं। तो इसको कवर करने के लिए मोर और लेस 2 to 2.5 months, एंड देन यू विल बी ऑल प्रिपेयर फॉर दैट। आपके लेवल्स हैं सारे के सारे इंटेलेक्चुअल। ओके, ओके समीत, यस गो ऑन विद योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, यस समीत। मैम, मैंने अभी रिसेंटली F7 दिया था और मुझे काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस आई थी लाइक ऑडिट, और लेकिन मैं टैक्स को प्रेफर कर रहा था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा टैक्स का सिलेबस अभी अपडेट हुआ है तो ये अभी लेना सही नहीं है टैक्स। मतलब सही नहीं है? टैक्स का सिलेबस मतलब देखो, अभी टैक्स अपडेट ही हुआ है एवरी तो फिर ईयर जो है ना। अपडेट हो। हाँ हाँ। नहीं, अब अभी अपडेट ही हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें न्यू होंगी, तो उसको ना जो है ना टैकल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये नेक्स्ट सितंबर है, मतलब ले लेना चाहिए इसको। नहीं, आई डू नॉट एग्री विद दिस। ऐसा नहीं है, क्योंकि टैक्स का सिलेबस हमारे पास जो है ना वो हर साल अपडेट होता है, और अपडेट्स क्या आती है, फाइनेंस एक्ट आता है। आपने पहले टैक्स अटेम्प्ट किया हुआ है? जी नहीं मैम, मेरा इट्स लास्ट न्यू टाइम में फॉर मैंने यू ना। F7 तो दिया था। व्हेन इट इज न्यू फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू, मतलब आपको तो फिर पास्ट से कोई कंसर्न ही नहीं है ना, आपका कोई लेना फिर, मतलब इन द सेंस भाई आप पिछले एक एक्सपायर हो गई एक चीज, ठीक है, समथिंग हैज एक्सपायर्ड ऑलरेडी और नई अपडेटेड चीज ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप, तो आपने तो पढ़नी ही नई चीज है, तो आपको ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? मतलब ये सोचने वाली बात है। तो और इसके ऊपर अगेन आवर्स तो उतनी ही है। आप भाई एक चीज पिछली परसेंटेज थी, लेट सपोज 15%, अब वो 20 हो गई है, तो आपके लिए तो वो 20 ही है, क्योंकि आपको पास्ट की 15 पता ही नहीं है। सही है। तो फॉर दैट अगर कोई आज इसको पढ़ना स्टार्ट करता है फॉर जून, तो दे कैन डू इट। और अगैन अगर आप इसको सितंबर में भी अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको टाइम तो उतना लगेगा ना पढ़ने में। मतलब वो टाइम कैसे ज्यादा होगा, आपने चेंजेस नहीं पढ़नी होती एग्जाम की, आपने नई चीजें ही पढ़नी होती हैं। गेटिंग? हो गया मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके, कंटिन्यूइंग फॉर आवर लेवल्स। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल्स कैसे हो। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स 49 और 50 के बीच भी बाइफरकेशन मिलती है। ये फर्क है स्टूडेंट्स के, मतलब लेवल्स के अंदर। लेवल 1 नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन इज जस्ट लाइक कि आपसे पूछा जाए ये क्या चीज है, आपने बता दिया उसका आंसर कि भाई लेट सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि कैपिटल गेन्स टैक्स क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ क्वेश्चन कि सीजीटी में, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ वेस्टिंग चैटल्स की। एक एक एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि लेट सपोज मशीन इज अ वेस्टिंग चैटल और नॉट, या एक ग्लास है, ठीक है, वो पूछेगा इसमें से वेस्टिंग चैटल है या नहीं है। जिसको पता होगा ना ये क्या है, वो इसका आंसर सही दे देगा। उसको पता होगी इसकी डेफिनेशन इसकी लाइफ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ईयर्स पे। तो वो ये क्या है, आपके पास नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, आप लेवल 1 क्रॉस कर गए। फिर आपको आना है लेवल 2 पे, और एग्जाम में ही सारे लेवल्स पे क्वेश्चंस आए होते हैं, वो एक पे नहीं रखता। लेवल 2 में आके आपसे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। अब इसके अंदर आप एनालाइज करें कि वेस्टिंग चार्टल अगर लेट से कोई चीज नहीं है तो वो कहाँ कैटेगराइज होगी। वो ये भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत शौक होता है नॉट करके क्वेश्चन करने का। एंड हियर आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, इवन व्हेन आई वाज एन एसीसी स्टूडेंट, तो मेरे साथ भी ये होता था। बट मैंने फिर ये ऑपोजिट चीजें सीखी, एग्जाम से ही सीखी सारी की सारी, कि आपको दोनों साइड्स पे सोचना होता है। यू डोंट हैव टू बी लिमिटेड फॉर वन साइड ओनली। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई आपसे कहता है कि भाई कोई ड्रग बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसको बंद कर दो, तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? द आंसर टूवर्ड्स इज दिस कि नहीं, आप कोई नहीं होते जजमेंट देने वाले, आपसे जजमेंट नहीं पूछ रहे, आपसे एनालिसिस कह रहे हैं। आप ये देखेंगे यार, ड्रग्स बनाने वाली कंपनी को अगर हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा मुझे बताएं। एनी एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स? ये ड्रग की कोई फैक्ट्री थी, ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी, अब क्या होगा इससे? भैया भैया, आई जस्ट नीड आंसर्स। लाइक कौन सी चीजें, अब यही तो डिस्कस करना है, मतलब डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। डेफिनेटली देयर आर मेनी फैक्टर्स। पहली चीज, जो ड्रग ड्रग फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते थे उनकी जॉब जाएंगी सबकी, तो ये अच्छा है या ये बुरा है? ये नेगेटिव है। आपकी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है।
लेट मी हैव सम मोर आंसर्स। नेगेटिव ऑब्वियस, एक्सेलेंट, वेरी नाइस, रिडंडेंसी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपके जो लोग काम करते हैं, और जब फैक्ट्री बंद होगी तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो भी गया, ये भी नेगेटिव है। आपके रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है गया वो भी। लेकिन अगेन क्या चीज है जिसको फायदा हो रहा है, लेट्स से कंजम्पशन एंड सेल, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, मतलब लोग लोग जो ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं लेट्स से, तो दे विल नॉट बी एबल टू बाय इट, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, आपकी कंट्री की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना। डिफॉल्ट मतलब वो चीज जा सकती है, सरप्लस तो कलेक्ट नहीं होगा इस चीज से। तो एक फैसला करने से पहले ना बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ये एनालिसिस होता है। ये नहीं होता सिर्फ बोले हाँ हाँ ड्रग की फैक्ट्री को बंद करो, सिगरेट्स बनाने वाली कंपनीज बंद करें, क्योंकि जी लोगों की हेल्थ वो जा रही है, लोगों की हेल्थ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट्स कभी भी आप देखेंगे वो फैक्ट्रीज को या इन चीजों को बंद नहीं करती। तो पहली बात, ये चीजें हमेशा हिडन में अवेलेबल होती हैं, ब्लैक में दे आर ऑलवेज अवेलेबल इन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनको बंद करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा इनके ऊपर टैक्स लगाती है। फिर ये चीजें महंगी होती हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं, वो खरीदते हैं, दे जनरेट देयर रेवेन्यूज, ठीक है। तो आप हमेशा देखेंगे कि भाई प्राइसेस बढ़ जाएंगी उन आइटम्स की, उन कैटेगरीज की, कमोडिटीज की, बट वो बंद नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि ये कोई इलीगल चीज, लीगल एंड इलीगल वाली बातें भी आ जाती हैं फिर यहाँ पे। सिगरेट्स आर नॉट इलीगल लेट्स से, सही है। तो वो क्या होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन अगेन आप उसके ऊपर उसकी कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए टैक्सेस लगाते हैं। एंड अगेन जितने लोग मतलब ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, लेट्स से जितने डी मैरिड गुड्स है, मैं सिर्फ इन पे लिमिटेड नहीं हूँ, कोई भी डी मैरिड गुड है, कोई भी डी मैरिड हार्मफुल गुड, अगेन उसकी कनेक्शन कहाँ से होता है, आपकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, ठीक है। अगर लोग बीमार नहीं होंगे तो फिर ये वाला बिजनेस भी अफेक्ट होता है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं हमेशा। तो ये एनालिसिस है, एग्जामिनर को ये चीज चाहिए होती है, ठीक है। अगर किसी का ओ लेवल ए लेवल बैकग्राउंड है तो ये बात उनको भी पता होगी, वहां पे भी आपको एग्जाम्स में ये चीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो फॉर डेट आपने दोनों साइड्स पे सोचना है कि ठीक है लोगों की हेल्थ तो सेव होगी, एक मुझे मुझे तो सिर्फ इस सब के अंदर एक ही मिल रहा है पॉजिटिव पॉइंट, रेस्ट आर ऑल नेगेटिव फॉर द कंट्री एंड द इकोनॉमी। दिस इज योर एनालिसिस। तो ये जो कर लेगा वो लेवल 2 पे मीट करेगा जाकर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेवल 3। वो लास्ट लेवल होता है और उसमें फिर स्टूडेंट्स के जो है वो 75 प्लस तक मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है। यहीं से वो मार्किंग आपकी डिफाइन हो रही होती है। सो व्हेन यू गो टूवर्ड्स लेवल 3, दिस इज सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या चीज है कि आपने इवैल्यूएट किया चीजों को। इवैल्यूएशन पे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि हमेशा ये सोचें कि आपके पास ना बैलेंसेस हैं, ठीक है। एक तराजू है आपके पास जिसकी एक साइड हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड राइट साइड है। इसके ऊपर आपने अपने पॉइंट्स रखे, लेट से आपने 3 पॉइंट्स यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे, कौन सी साइड ज्यादा हैवी है, तो इसके ऊपर आपने इवैल्यूएशन दे देंगे। जब आप अपनी रिकमेंडेशन देंगे एग्जाम में तो फिर आप इस पे देंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने ये किया कि 3 पॉइंट्स खुद उसने पहले लेफ्ट साइड पे रखे, यानी कि लेट से ये फेवर वाली साइड है और ये वाली साइड नेगेटिव है, यहाँ पे अगर आपने रख के इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी है, एग्जामिनर आप, क्योंकि आप खुद अपनी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो विच एवर साइड यू फील हैवियर, बेशक आप इसके ऊपर जो है ना वो इतना अच्छा पॉइंट नहीं भी लिखा होगा, बट वो आपको रिकमेंडेशन का 1 मार्क जरूर दे देगा, वरना नहीं देगा, ठीक है। तो इवैल्यूएशन में हमारे पास ये सारी की सारी चीजें आती हैं कि वट एवर आपने एनालाइज किया है, जो यहाँ पे अब आप बताएं भाई फैक्ट्री को बंद करना सही है गलत, हमें दिख रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इस चीज को कि नॉट बेनिफिशियल। टैक्स में भी इसी तरह की चीजें आती हैं। अब मैं आपको टैक्स टैक्स सिनेरियो बता देती हूँ कि वो किस तरीके से आता है यहाँ पे। इट कम्स अप लाइक फॉर एग्जाम्पल कि देयर इज अ कपल, ठीक है, और आपने उनकी टैक्स प्लानिंग करवानी है, सही है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे डायनेमिक्स ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी अर्निंग्स होती हैं, दोनों जॉब्स कर रहे होते हैं, दोनों की अपनी अपनी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी आपके पास ना सेविंग्स इनकम होती है, लेट सपोज एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए के पास $500 पड़े हुए सेविंग्स में बैंक अकाउंट में, इसके पास 1000 है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बल्कि लेट सपोज मैं इसको इस तरह से चेंज कर देती हूँ कि ए के पास सेविंग्स इनकम 0 है, कुछ भी नहीं है इसके बैंक में, लेट से इसकी कोई जॉब ही नहीं है, और बी के पास 1000 है। तो अब इसमें क्या एनालाइज करेंगे आप, या क्या करेंगे आप, क्या इवैल्यूएट करेंगे इसमें। वो आपसे बोलेगा इनका बताओ टैक्स कितना कैलकुलेट होगा। अब आप कहेंगे भाई इसका तो टैक्स 0 है, इसने तो कुछ नहीं देना।
अब आप बोलेंगे 1000 सेविंग्स इनकम है। अब मैं आपको बेसिक बात बता देती हूँ, हमारे पास ना टैक्स बैंड्स होते हैं। आप जब फाइनेंस एक्ट ओपन करेंगे तो आपको वहां पे सारी की सारी चीजें मिलेंगी। तो ओवर देयर आपका पूरा का पूरा टैक्स का सिलेबस है ही, डिपेंड इसी पे करता है। तो फॉर दैट मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे 1000, लेट से भाई ये ज्यादा ज्यादा सेविंग्स अमाउंट है, इसकी परसेंटेज है, मैं जस्ट अभी वर्बल उस पर कर रही हूँ कि 40% है, लेट सपोज। जिसकी 500 से ज्यादा सेविंग्स इनकम है वो 40% पे टैक्स देगा। तो अभी इसका टैक्स कितना बनेगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 400 ये दे रहा होगा मिस्टर बी या वट एवर। ठीक है, लेकिन अगर ये 1000 में से 500 इसको दे दे तो दोनों की लाइबिलिटी सेव हो जाएगी। 500 पे जीरो लगेगा फिर, तो जीरो टैक्स। और 500 इसके पास चलेगा, जीरो टैक्स। अब दोनों की टैक्स सेविंग हो गई। ये आपकी वैल्यूएशन है, ये सारा एनालिसिस है, इसके वो मार्क्स देता है एग्जाम में। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो मुझसे पूछ लें, या किसी को कोई और एग्जांपल लेके समझना हो या व्हाटसोएवर, तो यू कैन आस्क। तो आपके टैक्स के और एटीएस सिलेबस में ये सारी चीजें। ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक। ठीक है, हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो उसके बाद वो आपको यही चीजें बता रहे हैं कि भाई ये इंटेलेक्चुअल लेवल्स आपके होंगे तो आपकी कॉग्निशन लेवल्स, कॉग्निशन आपके ये माइंड से कोई कितना अच्छा सोचता है वो उतने ही अच्छे पॉइंट्स लिख सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिपेंडेंट है, ये आपके माइंड पे इंटेलेक्ट है। अब ये पूरा सिलेबस है आपका। अच्छा, ये तो सिर्फ पॉइंट्स लिखे होते हैं फर्स्ट पेज पे, डिटेल्स आपको उसके जाहिर सी बात है, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे मिल जाएगी। सेक्शन ए के अगर मार्क्स देखते हैं तो ये 2% से लेके 8% तक एग्जाम में एग्जामिंग होता है। सेक्शन ए, ठीक है, ये सारा थ्योरी है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ पढ़ने का है। और अगर कोई मुझसे ऑनेस्टली पूछे, ये 3 दिन से ज्यादा का सेक्शन ही नहीं है। मैं अपनी क्लास में इसको एक दिन में खत्म करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी थ्योरी है, हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कौन से टैक्सेशन अथॉरिटी में कौन क्या काम करता है, बस ये समझना होता है आपने इसको। तो ये एग्जाम में 2% से कम एक एमसीक्यू आएगा और मैक्सिमम 4, बस इससे ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो ओवर देयर व्हाट आर वी हैविंग इज इनकम टैक्स एंड एनआईसी लाइबिलिटीज। एनआईसी लाइबिलिटीज इजिएस्ट सी चीज है। रेट्स होते हैं, आप बैंड्स आपको पता होते हैं कौन सी अमाउंट किस बैंड में फॉल कर रही है, जाके परसेंटेजेस लगा देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट वर्किंग होती है। इनकम टैक्स की बहुत सारे डायनेमिक्स है। जो लोग जॉब्स करते हैं आप उनकी भी लाइबिलिटी निकालेंगे, जो अपना बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी है, फिर जो ना जॉब करते हैं ना बिजनेस करते हैं बट प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके ये डायनेमिक्स हैं। तो ये 7 एरियाज में डिपेंड करता है। और आप इसको मैं वेटेज बता देती हूँ, एटलीस्ट 15% और मैक्सिमम 24 तक एग्जामिन होता है। उसके बाद सेक्शन सी विच वी आर हैविंग लाइक फॉर सीजीटी। तो फॉर सीजीटी चार्जेबल गेन्स, ये इसका इसकी मैं आपको जस्ट टू ओवरव्यू के लिए बता देती हूँ। मेरे पास आज कुछ एसेट्स हैं, कुछ सामान है, मैंने वो बेच दिया, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, अब मैंने इसको सेल की, तो आई विल हैव अ गेन और लॉस। तो अब एचएमआरसी बोलेगी मुझे उसके ऊपर टैक्स है। ठीक है, तो उसका पूरा स्कोप है, और ये कम से कम 10% तो आते ही आते हैं, मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। ठीक है, एमटीक्यू आता है इसका कंफर्म, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर डी का सेम वेटेज है आईएचटी। और ये सेक्शन ई जो हमारे पास है कॉर्पोरेशन टैक्स है कि वैट है। हाँ, सेक्शन ई वी आर हैविंग फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स 15 से लेके 24%, ये दोनों पे सीआरक्यू मस्ट है। उसके बाद फिर और जो 10 मार्कर मैंने आपको बिल्कुल सेशन के स्टार्ट में बताया वो कहीं से भी आ जाता है, वो उसकी मर्जी होती है। बट मोर और लेस देखा जाता है वो सेक्शन डी और ई में से ही आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास वैट है, और ये भी बिल्कुल सेम इस तरह। तो आप जब ऐड और लेस करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर का सारा मतलब सेटअप है। ठीक है, तो इधर इट्स एमसीक्यूज, एमटीक्यूज और सीआरक्यूज, अब दो चीजें तो कंफर्म है, तो उसी पे आपका एग्जाम पास हो सकता है। कैसे देखें, लेट मी चेंज अप द कलर हियर। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, दिस इज ऑल्सो कंफर्म। ठीक है ना, ये 15 कंफर्म है आपको। आपको सेक्शन ई के 15 कंफर्म है, कितने मार्क्स हो गए? 30। उसके बाद आपको सीजीटी कंफर्म है 30, 40, 50 एंड 60 मार्क्स। 60 मार्क्स ऑफ योर एग्जाम आर कंफर्म, जो एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया आपको। तो उस कोई अगर 60% को 100% करके तैयार करेगा तो फिर वो अचीव कर लेगा अपना टारगेट। ठीक है, बाकी फिर अराउंड अगर आप इसमें से भी तैयारी करते हैं तो आप समझ लें कि भाई 62% तक का पेपर हमें कंफर्म है। तो फिर वाई कैन नॉट बी अचीव आवर टारगेट्स देन। ठीक है, तो ये चीजें अगर नोट डाउन करनी है तो कर लें, मैं फिर आगे आगे मूव करता हूँ।
तो यहाँ पे आपके पास सारी चीजें, जहाँ कंप्यूटेशन है वो बताएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, थ्योरी में उतने अच्छे नहीं होते। तो इसके अंदर की जितने भी ये ना, ये सारी तो इफ यू आर अ नंबर क्रंचर और आप कैलकुलेशंस में मतलब आप याद रख सकते हैं रेट्स को, बैक में आते हैं आपके पास, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप फिर इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर लाइक नॉट वेरी मच गुड इन थ्योरी, तो टैक्स में फिक्र करने की बात नहीं है, बिकॉज टैक्स में थ्योरी बस इतनी आती है, इतनी आती है, दैट्स इट। 10 मार्क्स से ज्यादा की थ्योरी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, सारा कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है। और बाद में सेक्शन जी कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ वो चीज है कि आपको ना एक्सेल चलाना आना चाहिए, आपको सीबी की सिमुलेशन की भी हो, आपको वो सब चीजें चलानी आनी चाहिए। जो एसीसीए मॉक्स देता है मैं भी वही करवाती हूँ, जो एसीसीए प्रैक्टिस पास पेपर्स देता है हर एग्जाम से पहले, बिफोर एवरी क्वार्टर एंड्स, तो वो वही करवाते हैं हम भी। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म सबका होगा, उसी पे क्वेश्चंस हो रहे होंगे लाइव, और फीडबैक भी आ रहा होगा। ठीक है। सो मेरी क्लासेस के अंदर यही सारी चीजें होती हैं। हैंड आउट मैंने दिखा दिया है, किसी ने अगर बाद में ज्वाइन किया है। अलमास, इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं ये कहती हूँ 100 आवर्स। ठीक है। तो अब 100 आवर्स आप 6 महीने में दें, आप 1 महीने में दें, या आपकी मर्जी है। आप 100 आवर्स को डिवाइड कर लें 24 से। ठीक है। जो आंसर यहाँ पे आएगा उतने दिन लगेंगे आपको। अब आपकी मर्जी है ना, आप किस तरह से उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है। मैं 100 आवर्स में ही ये पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ा देती हूँ, जिसके अंदर पास पेपर्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लें, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। तो अब दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको 1 महीने में करें, 3 महीने में करें, या 6 में करें। तो ये हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो सब अपनी अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं ना, कुछ लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ लाइव क्लासेस ले रहे हैं, अपनी मर्जी है। तो वो आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जितने भी। ठीक है। सो आपकी अपनी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी क्या पढ़ता है। तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा ओवरव्यू दे दिया है। सो इन दी ओरिएंटेशन वी आर हैविंग दिस थिंग, बाकी ये सारी डिटेल्स हैं। तो ये मेरे, अच्छा मैं आपको हैंड आउट जो मैंने बाद में ज्वाइन किया है, मैं एक और चीज दिखा देती हूँ। ये जो यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी ना, माइंड मैप्स के अलावा, वेयर इज दैट, हियर। ये स्टडी गाइड एक्चुअली यहीं से कॉपी की हुई है मैं। इसका मतलब है कि एवरी ऑफ द टॉपिक इज कवर्ड इन माई हैंड, तो ये मैच भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स को हैंडआउट्स मिलते हैं क्लास से पहले। ठीक है। और क्लास में हम इसको लाइव जो है वो एनोटेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। मेरी पूरी क्लास इसी तरीके से होती है, वेदर इट इज लाइक ऑन साइट और ऑनलाइन। तो ये जर्नल है। ठीक है। आई राइट एवरीथिंग ओवर हियर। जितने क्वेश्चंस है वो एक्सेल वर्ड पे सॉल्व होते हैं, और सारे के सारे स्टूडेंट्स को उसी वक्त मिल जाते हैं। ठीक है। तो उसमें कंटेंट मटेरियल कुछ मिस भी हो गया तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सो दैट्स लाइक माय टीचिंग स्टाइल एंड माय वे टू सॉर्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स आउट देयर। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती थी, पिछले साल का कुछ फाइनेंस सेट था, अब वो निकाल दिया है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए रेलिवेंट होता है जिन्होंने ना, जो रीसेट मतलब एग्जाम दोबारा पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए तो रेलिवेंट ही नहीं है, पिछला क्या था क्या नहीं था, वो एक्सपायर्ड है उसके। ठीक है। सो इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस लेट मी नो। बाकी क्लासेस का स्केड्यूल वगैरह वो सब आपको बाद में पता चली जाएंगी। तो टॉपिक वाइज और जो सिलेबस को गो थ्रू करवाना होता है, पेपर पैटर्न, टैक्स है क्या, ये सारा का सारा मैंने बता दिया। अगर कोई डिस्कशन करनी है किसी को तो यू कैन ओपन योर माइक एंड हैव दैट। आई एम लाइक लिसनिंग। ओके, सो वी आर डन फॉर आवर सेशन देन। और बात में कुछ हो तो यू कैन जस्ट गेट बैक टू अस। एंड लाइक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो वी आर डन फॉर द फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन। और मैंने आपको ये सारी जो भी एजेंडा था वो सारा का सारा कवर करवा दिए। तो लेट्स हेड टू द नेक्स्ट थिंग। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।